Welcome everyone to my YouTube channel. This is Manisha Padhay PGT. In this video we are going to discuss about the class 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम सब जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम की डेट शीट कुछ ही टाइम में रिलीज हो सकती है। तो अब हम सारे चैप्टर्स को एक बार करके रिवाइज करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के बीच में वो होती है रिलेटेड टू द चैप्टर और द अपडेटिंग सिलेबस। अब इसी में एक सिलेबस है, एक चैप्टर है आपका जो चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 3 है आपकी पॉलिटिकल साइंस का, वो मर्ज हो रखा है, वो आपका कंबाइंड चैप्टर है। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 का ही एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको चैप्टर का जो कंटेंट ऑफ द चैप्टर है वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 का नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 3 के साथ में मर्ज हो चुका है। पहले क्या होता था कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ये सब चीज़ें आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते थे, और चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ते थे मिडल ईस्ट क्राइसिस, गल्फ वॉर, इराक वॉर और ये सारी चीज़ें पढ़ते थे। लेकिन अब आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 दोनों को मर्ज और कंबाइन करके पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, गल्फ वॉर, इराक वॉर, मिडल ईस्ट क्राइसिस और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात द अरब स्प्रिंग। तो ये सब चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो नया कंटेंट निकल के आया है वो है मिडल ईस्ट क्राइसिस। मिडल ईस्ट क्राइसिस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। आज हम डिस्कस करेंगे मिडल ईस्ट क्राइसिस। तो मिडल ईस्ट क्राइसिस को समझने से पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज मिडल ईस्ट कंट्रीज। मिडल ईस्ट कंट्रीज कौन कौन सी हैं। जैसे हम आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा, वर्ल्ड के मैप के अंदर एशियन कंट्रीज होती हैं, यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, वैसे ही आपकी मिडल ईस्ट कंट्रीज होती हैं। तो कौन सी होती है मिडल ईस्ट कंट्रीज, तो मिडल ईस्ट कंट्रीज होती हैं जैसे आपकी सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, इराक है, ईरान है। दीज ऑल आर मिडल ईस्ट कंट्रीज। उन्हीं मिडल ईस्ट कंट्रीज को नाम दिया गया है मिडल ईस्ट क्राइसिस। क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इन मिडल ईस्ट कंट्रीज के बीच में कभी ना कभी एक टाइम पर वॉर वाली सिचुएशन यहाँ पर अराइज हुई है। जैसे इराक ईरान के बीच में हमें वॉर देखने को मिलती है, अफगानिस्तान का हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, सद्दाम हुसैन के बारे में हम यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे। तो जो भी क्राइसिस हुई हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट या लड़ाई हुई है, वो मिडल ईस्ट कंट्रीज के बीच में ही हुई है। और कई बार एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कि जिसके इफेक्ट पूरी मिडल ईस्ट कंट्रीज के ऊपर हमें देखने को मिलता है। जैसे जो अरब स्प्रिंग है, अरब स्प्रिंग में हम तुनिशिया रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, उसका इम्पैक्ट जितने भी आसपास की अरब कंट्रीज हैं उन सब पे देखने को मिलता है। इसलिए इस टॉपिक का नाम मिडल ईस्ट क्राइसिस है। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, इसमें आप मेजर क्या क्या देखने वाले हैं, इसमें आप देखने वाले हैं ईरान वॉर, इराक वॉर और गल्फ वॉर। इन सब चीज़ों को आप देखने वाले हैं, इनकी डेट, इनका टेन्योर, इनका स्केड्यूल, कौन रूलर यहाँ पर आया, सब चीज़ें आपको इस चीज़ में देखने को मिलेंगी। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मिडल ईस्ट कंट्रीज है, पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज मिडल ईस्ट होती हैं। जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये सारी मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं। तो मिडल ईस्ट कंट्रीज के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिडल कंट्रीज आर आर्टिफिशियली, इनको जो है, जो इनकी बाउंड्रीज है मिडल ईस्ट कंट्रीज की, वो आर्टिफिशियली लोकेटेड की गई है, आर्टिफिशियली इनकी बनाई गई है। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे ईरान है, इराक है, इन सारी कंट्रीज के ऊपर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कभी ना कभी किसी कंट्रीज को किसी ना किसी कंट्री का के ऊपर कंट्रोल रहा है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सब इंडिपेंडेंट कंट्रीज ज़्यादातर बन चुकी थी, तो फिर इनको जो है आर्टिफिशियली इनको डिसाइडेड कर दिया, इनको लोकेशन दी गई, इनको बाउंड्रीज इनकी दे दी गई। लेकिन जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की एक स्पेसिफिक लोकेशन है, ठीक है, जो आपकी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटेन 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ है उससे पहले जो बॉर्डर था वही है। हाँ, हालांकि हम कह सकते हैं कि कुछ चेंजेस हुए हैं इंटरनल, और कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जिस वजह से पार्टीशन हो गया है, लेकिन एक हमारा एक फिक्स ज्योग्राफिकल बॉर्डर है। मिडल ईस्ट कंट्रीज का क्या है, जो बॉर्डर है वो फिक्स नहीं है, वो आर्टिफिशियली डिजाइन किया है। मान लीजिए फ्रांस के अंदर कंट्रोल में आ गई, तो फ्रांस के लोगों ने भी ये डिसाइड कर लिया कि भाई ये ईरान है, ये इराक है, ये सऊदी अरेबिया या लिबिया है, ये इस तरह से इसको डिजाइन कर दिया गया, तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियली। तो मिडल ईस्ट कंट्रीज के जो बॉर्डर्स हैं उनको आर्टिफिशियली डिजाइन किया गया है। अब इसमें हम जो स्टार्टिंग हमारा बेसिक बनेगा वो बनेगा हमारा इराक वॉर से। तो इराक वॉर को समझने से पहले हमें इराक के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम ईरान और इराक की वॉर के बारे में पढ़ेंगे।
तो इराक वॉर से समझने से पहले इराक का जो मैप है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये पर्टिकुलरली एकदम डिफाइंड मैप तो नहीं है, लेकिन समहाउ आप कह सकते हैं 100 में से 25% मैंने बनाने की कोशिश की है। आप चाहो तो गूगल पे सर्च करके इराक का मैप देख सकते हैं। तो इराक के मैप के अंदर जो लोकेशन आपको स्पेसिफिकली पता होनी चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीजें हैं। जैसे ये इराक का मैप है, इसमें 2 रिवर्स आती है यहाँ पर। एक रिवर है टिग्रिस और एक है यूफ्रेट्स। यहाँ पर 2 रिवर्स आती हैं। इन दोनों रिवर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रिवर्स यहाँ पर आती हैं। तो 2 रिवर्स है, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ये 2 रिवर्स हैं। दूसरा, आपको इसके आसपास के जो कंट्रीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे सऊदी अरेबिया है, ये ईरान है, ठीक है, और ये आसपास की ये जो कह सकते हैं इसकी नेबर कंट्रीज है, ठीक है। तो अगर इराक के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट हो रहा है तो ऑब्वियसली इसके जो नेबर कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ेगा और देखने को मिलता है। तो 2 चीज आपको पता होनी चाहिए, एक तो इसके नेबर कंट्रीज कौन सी है, दूसरा यहाँ पर 2 सबसे बड़ी कौन से रिवर है, एक है टिग्रिस और एक यूफ्रेट्स, ये 2 रिवर्स हैं। अब यहाँ पर समारा है, ये मौसुल है, ये इराक की ही सिटी है ये दोनों। और यहीं पर आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है करबला और नजफ। ये जो दोनों प्लेस हैं आप कह सकते हैं ये रिलीजियस हॉली प्लेसेस हैं, पवित्र स्थल हैं इराक के अंदर। और आप कह सकते हैं ये जो नजफ है ये एक आप कह सकते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर 2 तरह का डिवीजन होता है, शिया कम्युनिटी भी होती है और सुन्नी कम्युनिटीज भी होती है। तो ये जो करबला वाली जगह है, नजफ वाली जगह है, यहाँ पर आपको आपको शिया कम्युनिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ये शिया कम्युनिटी के लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा रहते हैं। ये एक कह सकते हैं एक रिलीजियस हॉली प्लेस है इनकी। तो ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर। इस मैप को प्रॉपर स्पेसिफिक लोकेशन के लिए आप जो है गूगल पे सर्च ऑन कर सकते हैं कि मैप ऑफ इराक, उसमें आप बहुत ही अच्छी तरह से लाइन टू लाइन उसको देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पूरा स्पेसिफिकली चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इफ यू नीड दी नोट्स ऑफ दिस चैप्टर आई विल प्रोवाइड यू। अब हम बात करते हैं इससे आगे की। तो ये तो समहाउ कुछ तरह से लोकेशन थी इराक की जो मैंने आपको बताई। अब हम बेसिकली बात करेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, कौन सी रिलीजियस कम्युनिटी यहाँ पर रहती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का वो क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर का वो तो 2 चैप्टर के साथ में कंबाइन कर रखा है, वो आपको पता लग गया होगा। अब इसमें हम बात करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस की अगर हम बात करेंगे, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो क्या है। इराक के अंदर बहुत सारे आप कह सकते हैं प्रोविंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे स्टेट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं इराक के अंदर। अब इराक के अंदर ही नॉर्थ की साइड में एक जगह है, नॉर्थ ईस्ट में, जिसको कहते हैं खुर्दिस्तान, ठीक है। ये किसने बनाई है, ये खुर्द कम्युनिटी, एक खुर्द कम्युनिटी यहाँ पर रहती है इराक के अंदर। उन लोगों ने स्पेसिफिकली इस लोकेशन को अपने लिए डिस्क्राइब कर रखा है। यहाँ पर स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं ये खुर्द कम्युनिटी के लोग ही यहाँ पर रहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के साइड में रहते हैं, इराक के अंदर ही पूरे अलग रहते हैं। इनकी खुद की मिलिट्री भी है, इनकी खुद की आप कह सकते हैं मिलिट्री भी है। ये ऑटोनोमस पावर है इनके पास में। ऑटोनोमस यानी इंडिपेंडेंट पावर है, ये अलग है इराक के अंदर ही, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर है, जो इनका रूलिंग पावर है, जो इनके रूल्स रेगुलेशन है वो बिल्कुल अलग है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो खुर्दिस्तान है, जो खुर्द कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर आपस में बनाया है, इस खुर्दिस्तान में हमें एक स्पेसिफिकली एक चीज देखने को मिलती है कि दे हैव देयर ऑन मिलिट्री। तो 1991 में जो एथनिक्स कम्युनिटी थी, जो खुर्द कम्युनिटी थी, इन्होंने खुद की अपनी यहाँ पर गवर्नमेंट बनाई और दे ऑल्सो हैव एस्टैब्लिश देयर ऑन मिलिट्री गवर्नमेंट। यहाँ पर इनके खुद की एक मिलिट्री गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसको पेशमार्च कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि इराक में बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, बहुत सारी स्टेट्स हैं। अब इराक के अंदर जो स्पेसिफिकली एक बात आपको पता होनी चाहिए, इराक के अंदर एक जगह है, एक मैप के अंदर लोकेशन है, जो इराक का नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, वहां पर एक कम्युनिटी रहती है, एक समुदाय रहता है जो कहते हैं खुर्द कम्युनिटी है। इन खुर्द कम्युनिटी ने नॉर्थ ईस्ट को स्पेसिफिकली अपने यूज के लिए बना दिया है। वहां पर सिर्फ खुर्द कम्युनिटी के लोग रहते हैं, खुर्दिस्तान जिसको नाम दिया गया है।
इराक के अंदर ही रहते हैं, बट दे हैव देयर ऑन इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन उनकी वहाँ पर खुद की अपनी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, खुद की अपनी सरकार है। प्लस दे ऑल्सो हैव स्टैब्लिश देयर ऑन मिलिट्री, जिसको पेश मार्च कहते हैं। देन दे ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी हेल्प टू द इराक। कई बार ऐसा होता है कि ISIS या फिर किसी भी अटैक की वजह से जो है, जो पेश मार्च है, जो उनका खुर्दिस्तान का जो मिलिट्री ग्रुप है, वो उनको भी आप कह सकते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये जो था, ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये थी इसके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन। हमने एक बार इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो इसके बारे में हमने जाना। आगे हम जानेंगे कि इराक के अंदर रिलीजन बेसिस पे क्या क्या डिवीजन है, यहाँ पर कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। रिलीजन की बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से रिलीजन सबसे ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर जो है शिया, सुन्नी, ये कम्युनिटी यहाँ पर जो है आपकी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो कितनी परसेंटेज शिया कम्युनिटी यहाँ पर रहती है, तो शिया कम्युनिटी यहाँ पर रहती है, आप कह सकते हैं 64.5। और सुन्नी कम्युनिटी यहाँ पर कितनी रहती है आपकी 31%। और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो आपकी कितनी रहती है 1.2%। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप कह सकते हैं रिलीजियस के बेसिस पे कितने लोग यहाँ पर किस तरह से रहते हैं। शिया कम्युनिटी की जो है आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा परसेंटेज है, और सुन्नी कम्युनिटी की सबसे कम है। अब मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। फैक्ट ये है कि देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन सी मेजोरिटी के लोग यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो ऑब्वियसली आप इजी से आंसर कर पाओगे कि शिया कम्युनिटी यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और दिमाग में भी फिर यही आता है कि अगर ये कम्युनिटी ज्यादा रहती है तो पावर में भी यही होगी, पावर में भी शिया कम्युनिटी के लोग ही आए होंगे। पर ऐसा नहीं है, शिया कम्युनिटी यहाँ पर नंबर में सबसे ज्यादा है, लेकिन कभी पावर में नहीं आई। पावर में हमेशा सुन्नी कम्युनिटी के लोग ही आए। ये एक फैक्ट है, आप कह सकते हैं, जो इराक के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम थोड़े से और स्पेसिफिकली फीचर्स इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या हिस्टोरिकल चीजें यहाँ पर हुई हैं, किसको कंट्री की ये कॉलोनी रही है, क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई हैं। तो जैसे एक स्पेसिफिकली बात है, अगर हम बात करें 1914 और 18 की, आप जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है। 1919 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक लीग ऑफ नेशन आप कह सकते हैं साइन हुई थी। लीग ऑफ नेशन किसके अंतर्गत एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साई। ठीक है, ये प्रोसीजर है। अब देखिए 1920 में क्या होता है, यहाँ पर 1920 में इराक बिकेम अ लीग ऑफ, इराक जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल आ जाती है। तो ये हमें एक कह सकते हैं पिछले का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, ये एक कह सकते हैं छोटी सी पीछे की जो है हिस्ट्री हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये तो 1920 का फेस हो गया, लेकिन इराक इंडिपेंडेंट कब हुआ, कौन से ईयर में इराक इंडिपेंडेंट हुआ, तो 1932। ये ईयर भी आपको पता होना चाहिए। 1932 में इराक इंडिपेंडेंट हो चुका था, आप कह सकते हैं पूरी तरह से आजाद 1932 में हुआ। यहाँ पर एक मिलिट्री कूप भी हुआ, जिसको कहते हैं जब पावर चेंज करने की कोशिश की जाती है। 1958 देयर वाज अ मिलिट्री कूप, यहाँ पर एक मिलिट्री कूप हुआ 1958 में। ठीक है, और 1968 में यहाँ पर एक पार्टी स्टैब्लिश हुई, जिसको बाथ पार्टी कहते हैं। तो जो हमने अभी तक डिस्कस किया, वो डिस्कस किया कि आपका जो स्ट्रक्चर है सिलेबस का वो क्या है। फिर हमने डिस्कस किया व्हाट इज मिडिल ईस्ट कंट्रीज,
मिडिल ईस्ट कंट्रीज की मैप की लोकेशन हमें कुछ हद तक देखने को मिली। हमने जाना कि इराक के अंदर क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हैं, हमने इसकी जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसको जानने की कोशिश करी। इसके बाद में हमने जानने की कोशिश करी कि इराक के अंदर इसका आप कह सकते हैं हिस्ट्री क्या रही है, कि 1919 में लीग ऑफ नेशन साइन हुई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में रही। फिर 1932 में ये इंडिपेंडेंट हुई। 1958 में मिलिट्री कुप हुआ। मिलिट्री कुप क्या होता है? मिलिट्री कुप मतलब जब पावर किसी भी पर्सन के हाथ में हो और वो पावर को हटाने की कोशिश की जाए, तख्ता पलट जिसको कहते हैं हिंदी में, वो हुआ। 1968 में यहाँ पर बाथ पार्टी एस्टैब्लिश हुई। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ईरान इराक वॉर, सद्दाम हुसैन और गल्फ वॉर और ईरान वॉर, इन सब चीज़ों को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे कि इराक वॉर क्या थी, इराक और ईरान के बीच में क्या डिस्प्यूट था, सद्दाम हुसैन के बारे में हमें कुछ जानने को मिलेगा, किस तरह से उन्होंने अपने हिसाब से पूरी चीज़ें कंट्रोल करके रखी। दूसरा, जैसे मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि यहाँ पर शिया कम्युनिटी के लोग जो है मेजोरिटी में है और सुन्नी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर कम परसेंटेज देखने को मिलती है। तो क्या शिया कम्युनिटी के लोग जो कभी भी पावर में नहीं आए, इतना ज़्यादा उनका नंबर ऑफ परसेंटेज होने के बाद भी, तो क्या शिया कम्युनिटी ने कभी तख्ता पलट करने की कोशिश यहाँ पर की या नहीं की? गल्फ वॉर क्या है, और इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप कह सकते हैं कि 12th क्लास के अंदर न्यू टॉपिक इंक्लूड किया गया है सीबीएसई ने, जिसको कहते हैं अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग जिसमें हम तुनिशिया रेवोल्यूशन के बारे में जानने को मिलेंगे। एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसने जितने भी मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं उनको पूरी तरह से हिला के रखा। किस तरह से तुनिशिया में रेवोल्यूशन आया, इतने साल की जो डिक्टेटरशिप थी वो हटी और वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका असर इजिप्ट, लीबिया, सीरिया, इसके आसपास रहने वाली सब कंट्रीज के अंदर देखने को मिलता है। तो अरब स्प्रिंग एक नया टॉपिक है जो सीबीएसई ने इसी साल इंक्लूड किया है। पहले ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर नंबर 2 और 3 था, लेकिन इस बार ये चैप्टर नंबर 2 मर्ज हो चुका है। इसमें अगर हम ओवरऑल वेटेज की बात करें तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर और मिडिल ईस्ट क्राइसिस प्लस अरब स्प्रिंग, ये सब चीज़ें आपको डिटेल में पूछी गई हैं और डिटेल में ही आपको पढ़नी है। एक इतना कंसेप्ट क्लियर करना है कि जो क्वेश्चन अराइज हो उनको आप आंसर कर सकें। सो थैंक यू सो मच। आई होप you will like this video. If you like this video, please do like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you very much.